दोस्तों नमस्कार। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज की पहली वीडियो। दोस्तों लक्ष्य सीरीज क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लक्ष्य सीरीज इस चैनल पर करंट अफेयर्स को, पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करने की एक सीरीज है। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत हम बहुत सारी वीडियोज लाएंगे जो कि मुख्य रूप से दो परीक्षाओं को टारगेट करेंगी। अब दो परीक्षाएं कौन कौन सी होंगी? एक दोस्तों परीक्षा आयोजित होनी है 14 मई को। 14 मई को दोस्तों परीक्षा है यूपी पीसीएस की। ठीक है, यूपी पीसीएस की परीक्षा आपकी 14 मई को है। और दूसरी परीक्षा जो हमारी लक्ष्य सीरीज के अंदर टारगेट की जाएगी वह है 28 मई को। 28 मई को दोस्तों क्या है? यूपीएससी, आपका यूपीएससी सीएससी, आपका यूपीएससी का सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है यानी कि आईएएस की जो परीक्षा होती है उसको टारगेट करेंगे। मुख्य रूप से हम पीसीएस और आईएएस की परीक्षा, जो कि पीसीएस 14 मई 2023 को लगा है प्रारंभिक परीक्षा, और 28 मई 2023 को आपकी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा लगी हुई है। दोस्तों इन दोनों परीक्षाओं के अंतर करंट अफेयर्स का कितना वेटेज होता है आप जानते हैं। कई बार दोस्तों करंट अफेयर्स में अगर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें तो 25 से 30 सवाल तक आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं जो कि विभिन्न सेक्शन से होते हैं। लाइक आपका एनवायरमेंट हो गया, आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है उससे हो गया, या इकोनॉमी से हो गया, या फिर विभिन्न आयोग हो गए, समितियां हो गई, या फिर कोई दिवस हो गया, बुक्स हो गया। ये सब चीजें भी उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत करंट में पूछी जाती है। दोस्तों इस लिहाज से आपका ये सेशन यूपी पीसीएस के लिहाज से भी आपकी लक्ष्य सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो 28 मई को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो कि यूपीएससी सीएससी की परीक्षा आयोजित की जाती है उसके अंदर तो दोस्तों पर्यावरण जैसे सेक्शन का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। और बात करंट अफेयर्स की हो तो यूपीएससी के अंदर भी कभी कभी तो 30 से प्लस सवाल, नहीं तो 30 सवाल, 25 सवाल, 20 सवाल, आपके 20 से 30 सवाल तक करंट अफेयर्स के विभिन्न सेक्शन से पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे लक्ष्य सीरीज के अंदर करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों पहली जो लक्ष्य सीरीज का जो हमारा पहला वीडियो आज लॉन्च होने वाला है वह आपका आधारित है करंट अफेयर्स पर, और करंट अफेयर्स के पर्यावरण सेक्शन को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत। पहले पर्यावरण, फिर आपका साथ ही साथ 1 बाय 1 चलता रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसको भी कवर करते रहेंगे। साथों साथ हम इकोनॉमी सेक्शन को भी हर दूसरे तीसरे दिन पे, मतलब एक चक्रीय क्रम में सभी सेक्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मुख्य रूप से हमारा तीन ही चीजों पर लक्ष्य होगा। एक है हमारा पर्यावरण, और दूसरा हमारा इकोनॉमी होगा, और तीसरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम कवर करेंगे। तो इन तीन सेक्शन को अच्छे तरीके से लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत कवर किया जाएगा। दोस्तों लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत बहुत सारी वीडियोस आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 वीडियो आपके लिए पर्यावरण के, 15 से 20 वीडियो ही आपके लिए इकोनॉमिक सेक्शन के, और 15 से 20 वीडियो ही आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से लाए जाए। दोस्तों निश्चित तौर पे मैं ये गारंटी दिलाता हूं आप लोगों को कि ये लक्ष्य सीरीज देखने के बाद उम्मीद करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना जो कि करंट अफेयर्स का आए। ठीक है दोस्तों, तो इसी दावे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम लोगों की ये लक्ष्य सीरीज बहुत अच्छी जाने वाली है, इसी जो उम्मीद के साथ हम पर्यावरण का आज पहला जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और पहली सीरीज में हम देखेंगे कि आज हमारे लिए नया क्या है। तो दोस्तों पहला जो हमारे लिए है, पहला है दोस्तों हमारे लिए आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित होती है। तो जलवायु परिवर्तन पहला ही सेक्शन है। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे, ये ग्लोबल सिनारियो में डिस्कस किया जाएगा। और आईपीसीसी की कौन सी रिपोर्ट आई दोस्तों? छठी रिपोर्ट। और उस छठी रिपोर्ट को कई भागों में समय समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। तो अभी जो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे आईपीसीसी की जो छठी आकलन रिपोर्ट है उसका तीसरा भाग अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो उस तीसरे भाग के अंतर्गत देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या कुछ कंसर्न डिस्कस किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो देखेंगे
वह ये है कि आखिर जो हम बात कर रहे हैं आईपीसीसी, वो होता क्या है। दोस्तों आईपीसीसी का आपको फुल फॉर्म बताऊं तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये हिंदी में लिखा हुआ है आपकी जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म आप याद रखना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आप इतना याद रखना। तो आईपीसीसी की जो उत्पत्ति है वह कब हुई, 1988 में जो डब्ल्यूएमओ है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, ये दोनों मिलकर एक संगठन स्थापित करते हैं, अंतर सरकारी संगठन, जिसका नाम है आईपीसीसी। तो आईपीसीसी को किन किन दो संगठनों ने मिलकर बनाया, एक तो डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दूसरा यूनेप यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो डब्ल्यूएमओ और यूनेप ने मिलकर के क्या बनाया, आईपीसीसी। ठीक है, अब आईपीसीसी का उद्देश्य देख लेते हैं। दोस्तों आईपीसीसी का उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, जिसका उपयोग वे जलवायु संबंधी नीतियों को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीसीसी का उद्देश्य आपको क्या समझ आया कि सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी देना, सभी सरकारों को, ये नहीं कि कोई एक देश की सरकार, ये वैश्विक परिदृश्य का संगठन है। तो वैश्विक स्तर पर जो भी सरकारें इससे संबंधित काम कर रही हैं, या जलवायु परिवर्तन तो एक दोस्तों प्राथमिकता का सब्जेक्ट होता है हर सरकार के लिए, तो दुनिया की सभी सरकारों को क्या करेंगे, आईपीसीसी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करेगा, और उसका उपयोग वे सरकारें क्या करेंगी, जलवायु संबंधी जो उनकी नीतियां हैं उनको तैयार करने के लिए लगाएंगी। ठीक है, तो आईपीसीसी का उद्देश्य भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए, आईपीसीसी जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक निकाय है। तो आप लोगों को याद रखना कि आईपीसीसी जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वह यूनाइटेड नेशन का एक निकाय है, एक यूनिट है। ठीक है, अब आईपीसीसी के सदस्य संख्या की बात करें तो 195 सदस्य आईपीसीसी के मेंबर हैं, और भारत भी इसका एक सदस्य है। भारत का झंडा के नीचे आपको सदस्य है लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि आईपीसीसी का मेंबर कौन है, इंडिया। ठीक है, और अन्य 195 देशों में भारत भी एक देश है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जानकारी आईपीसीसी के बारे में क्या है कि इसके तहत क्या है कि जलवायु परिवर्तन के बारे में ज्ञान की स्थिति का आकलन करते हुए आकलन रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट और कार्यप्रणाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, हालांकि आईपीसीसी स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता। याद रखना है कि आईपीसीसी जो है वह स्वयं वैज्ञानिक जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वह नहीं करता। 2007 में आईपीसीसी को संयुक्त रूप से जो है क्या प्रदान किया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो आईपीसीसी को 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आई होप दोस्तों आईपीसीसी के बारे में इतनी जो जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी, और इस जानकारी को याद रखना। और इसमें मैं लगा देता हूं टैग इंपॉर्टेंट का, तो आईपीसीसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं रिपोर्ट की बात करेंगे। तो रिपोर्ट में क्या कुछ है, सुर्खियों में क्या रहा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने छठी आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग जारी कर दिया। छठी आकलन रिपोर्ट का कौन सा भाग, तीसरा भाग। इस भाग या रिपोर्ट का जो शीर्षक है वह शीर्षक याद रखना आप लोग, जलवायु परिवर्तन 2022, जलवायु परिवर्तन का समन। तो आईपीसीसी की जो छठी आकलन रिपोर्ट है उसके तीसरे भाग का रिपोर्ट का जो शीर्षक का नाम है उसका नाम है जलवायु परिवर्तन 2022, जलवायु परिवर्तन का शमन। दोस्तों इस भाग को छठी आकलन रिपोर्ट के वर्किंग ग्रुप 3 द्वारा तैयार किया गया है। तो इतनी जानकारी आप लोग नोट करके रखना, और मैं इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में डाल देता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रिपोर्ट में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, आखिर रिपोर्ट के अंदर क्या बातें कही गई हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित। दोस्तों इस रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल है, क्या क्या शामिल है इसको देखेंगे हम। इसमें जलवायु परिवर्तन शमन यानी कि मिटिगेशन संबंधी प्रगति और संकल्पों पर अपडेटेड आकलन प्रदान किया गया है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन को मिटिगेट करने के लिए जो प्रगति है उसका जो संकल्प है उसको थोड़ा सा अपडेटेड आकलन प्रस्तुत किया गया है कि आखिर उसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है। दोस्तों इसमें विश्व भर में उत्सर्जन के स्रोतों का परीक्षण किया गया, साथ ही इसमें उत्सर्जन में कमी और समन संबंधी प्रयासों में हुई प्रगति का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसमें उत्सर्जन संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी संकल्पों के प्रभाव का आकलन भी किया गया है। तो मुख्य रूप से ये जो 4 बातें हैं रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट के अंदर शामिल हैं वो मैंने डिस्कस की। दोस्तों अब जो है जो
असेसमेंट रिपोर्ट 6 की अन्य जो रिपोर्ट या भाग में क्या था वो देखेंगे। तो वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की रिपोर्ट जो थी उसको देखें। इससे पहले ये थोड़ा साइड में आइए, साइड में देखिए आईपीसीसी जो आकलन रिपोर्ट 6 है उसके अनुरूप जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समन लक्ष्य क्या क्या है। तो ये बॉक्स आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आप लोगों को याद होगा COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो सम्मेलन होता है संयुक्त राष्ट्र का, वह 2015 में, ठीक है दोस्तों, 2015 में क्या हुआ, COP21 हुआ। कहां? पेरिस में। तो पेरिस में जो COP21 हुआ उसके अंतर्गत दुनिया के देशों द्वारा एक प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। वह प्रतिबद्धता क्या थी कि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को, जो पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ, यानी कि औद्योगिकरण जब से स्टार्ट हुआ उसके पहले के जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखना है। कब? सदी के अंत तक, यानी कि ये सदी के अंत तक हमें कोशिश करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को बनाए रखना है। इसके लिए सभी देशों को अपना अपना योगदान देना है। ये बातें पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंदर की गई। तो पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ? 2015 में। और इसको दोस्तों धूमधाम से एक नाम दिया गया जाता है COP21। तो ये आप याद रखना। तो इसमें वही बातें कही गई कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए क्या करना होगा? वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम को 2025 तक क्या करना है? 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसमें 43% की कटौती करना है। जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसके चरम को क्या करना है? 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसमें कितने परसेंट की कमी करना है? तो 43% की कमी करना है। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे 2050 तक के दशक की शुरुआत में वैश्विक निवल शून्य CO2 का, यानी कि कार्बन और डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लक्ष्य जो है हासिल करना है। कब? 2050 तक वैश्विक निवल का जो वैश्विक का उत्सर्जन होता है, वैश्विक स्तर पर जो CO2 का उत्सर्जन होता है उसका क्या नेट जीरो की ये बात कर रहा है। वैश्विक निवल का शून्य CO2 उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना, यानी कि 2050 तक अगर कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, ये जो है लक्ष्य किया गया है निर्धारित, ठीक है। अगला है 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% तक की कमी किया जाना है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से जो आईपीसीसी की जो छठी आकलन रिपोर्ट का 3rd भाग आया है उसमें ये जलवायु परिवर्तन से के संबंध से लेकर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। अगला सेकंड बॉक्स में देखेंगे तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए क्या किया जाना है। पहला इसमें प्रयास यह है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसके उत्सर्जन में 27% तक की कटौती करना है। पहला था कि वैश्विक जो तापमान वृद्धि है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ये सारे प्रयास थे। और अब 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ये प्रयास किए गए हैं, जिसमें पहला क्या कह रहा है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 तक इसके उत्सर्जन में 27% की कमी किया जाना है। 2070 के दशक की शुरुआत तक वैश्विक निवल शून्य CO2 उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। अब अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है तो कितना? 2070 तक नेट जीरो हमें हासिल करना है। लेकिन अगर जो है 2050 तक ये 1.5 डिग्री सेल्सियस वाले टारगेट को पूरा करना है तो 2050 तक ही हमें क्या करना है? CO2 को जीरो उत्सर्जन करना है, ठीक है। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जलवायु परिवर्तन में यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, ठीक है। अब रिपोर्ट में थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। जो ऊपर दोनों लक्ष्यों को हमने बॉक्स के अंदर डिस्कस किया, उन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2030, 2040 और 2050 के दौरान सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस GHG जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से महत्वपूर्ण कमी करना जरूरी है, ठीक है। अगर ये दोनों लक्ष्यों को आपको हासिल करना है तो 2030, 2040 और 2050 तक सभी क्षेत्रों में जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसमें तेजी से महत्वपूर्ण रूप से कमी करना जरूरी है। दूसरी बात कहा जा रहा है कि निवल शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचने के बाद नकारात्मक CO2 उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ना, यानी कि नेगेटिव CO2 उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ना, जब हम नेट जीरो
तक पहुंच जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये दो मुख्य बातें आप लोगों को याद रखनी है। परीक्षा के अंदर जो है इस तरह से लाइन बना करके आपसे कथन के रूप में ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 है उसकी अन्य रिपोर्ट या भाग में क्या कहा गया है। तो वर्किंग ग्रुप की 1 रिपोर्ट जो है वो पहली रिपोर्ट की थीम क्या थी कि जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान आधार। ये क्या था, शीर्षक था। जो आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट थी जलवायु परिवर्तन के असेसमेंट की, मतलब छठी रिपोर्ट का पहला भाग जो था, तो उसका जो शीर्षक था वह यह था कि जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान आधार। ठीक है, और ये इसका शीर्षक था जो कि अगस्त 2021 में जारी की गई थी। पहली इसकी जो छठी आकलन रिपोर्ट है उसका पहला भाग कब आया, 2021 के अगस्त में। ठीक है, अब वर्किंग ग्रुप की यानी कि दूसरा भाग इसका कब आया, इस रिपोर्ट का शीर्षक देख लेंगे, जलवायु परिवर्तन 2022 प्रभाव, अनुकूलन और सुभेद्यता शीर्षक से फरवरी 2022 के अंदर रिपोर्ट जारी की गई। और ये तीसरी रिपोर्ट जो है संश्लेषण रिपोर्ट जो है 2023 में जारी की जानी है। तीनों को मिला करके एक रिपोर्ट बनाई जाएगी 2023 में, जो क्या है, संश्लेषण रिपोर्ट है। संश्लेषण मतलब होता है कि सिंथेसिस रिपोर्ट, जो कि सभी को मिला करके रिपोर्ट नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 2 और रिपोर्ट नंबर 3 को मिला करके, ठीक है, तीनों भाग को मिला करके जो 6th AR है वो उस पे एक संश्लेषण रिपोर्ट जारी की जाएगी कब, 2023 में। और वो जब आएगी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष और अवलोकन है। तो एक तरफ आपका मानदंड होगा और एक तरफ मुख्य प्रवृत्ति या निष्कर्ष। तो इस रिपोर्ट में जैसे उत्सर्जन ट्रेंड दिख रहा है आपको, एमिशन ट्रेंड, तो इसके अंतर्गत क्या ट्रेंड देखा गया इसको हम देखेंगे। तो 2-3 चीजें इसमें हैं, उसको डिस्कस करना जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक तरफ मापदंड होगा आपका, एक तरफ मुख्य प्रवृत्ति निष्कर्ष होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हमारे लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। दोस्तों यहां पे मापदंड होगा, याद रखना आप लोग, मापदंड ये है और एक प्रवृत्ति या निष्कर्ष है। देखो उत्सर्जन संबंधी प्रवृत्ति यानी कि इमिशन ट्रेंड क्या रहा 2010 से 2019 तक। मानव गतिविधियों से निवल ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है, उत्सर्जन वृद्धि 2010 से 19 के दौरान क्या रही, जारी रही, कंटिन्यू जारी रही। और 1850 से लेकर अब तक इसके परिणाम स्वरूप 1850 से संचयी निवल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी बढ़ा है। 2050 से लेकर अब तक निरंतर CO2 का जो उत्सर्जन है वह बढ़ता जा रहा है। अगली बात कही गई कि 2010 से वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुद्ध मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये भी याद रखना कि सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुद्ध जो नेट मानव जनित यानी कि जो मानव पैदा कर रहा है ग्रीन हाउस गैस, उसमें उत्सर्जन में काफी वृद्धि हो रही है। देखो 2 गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, एक मानव जनित गतिविधि, एक जो है प्राकृतिक गतिविधि। जैसे धान के खेत में से क्या होता है कि धान के खेत में से CH4 मीथेन निकलती है, जो कि जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये धान का खेत तो नेचुरल है ना, तो वहां से निकल रहा है, इसमें हमारा कोई बस है नहीं। ठीक है, और एक होता है मानव जनित गतिविधियां, जो हमारी जैसे कि गाड़ी वगैरह जो धुआं है, पेट्रोल डीजल है, इस तरह इनसे जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, CO2 गैस निकलती है, और हम भी तो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, मानव जनित है, एक प्राकृतिक रूप से, दोनों रूप से निकलती है। तो इसमें क्या है कि शुद्ध मानव जनित की बात की गई है कि 2010 से वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुद्ध मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब 2010 से 19 के दौरान कहा गया कि औसत वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पिछले किसी भी दशक की तुलना में कितना रहा, अधिक रहा। 2010 से 19 के दौरान जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हुआ वो पिछले किसी और दशक की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक रहा है 2010 से 2019 के बीच। ठीक है, हालांकि 2010 और 2019 के बीच उत्सर्जन वृद्धि दर 2000 और 2009 के बीच की तुलना में कम रही, लेकिन किसी अन्य दशक से, तो ये पूरे दशक की अगर बात किया जाए तो वो ज्यादा है। और यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर क्या दिया गया है कि 2019 में निवल मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्षेत्रवार हिस्सा क्या रहा है कि उसके क्षेत्र से कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, ये आपका जो है ग्राफ के अंदर दिया हुआ है। तो ये देखो निर्माण गतिविधियों से कितना 5% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र से कितना 34% उत्सर्जन होता है, उद्योग क्षेत्र से 24%,
ठीक है, और 22% निकलती है आपकी कृषि, वानिकी और अन्य भूमि उपयोग से, और परिवहन से दोस्तों 14% ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। तो इन सभी में 2019 के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है वह आपका ये रहा है कि ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र, ठीक है, पेट्रोल डीजल, ठीक है, ये सब चीजों से आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिक रहा। कितना रहा? 34%, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मापदंड है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर योगदान में भिन्नता, यानी कि वेरिएशंस इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन। तो इसमें देख लेते हैं कि क्षेत्रवार क्या भिन्नता रही योगदान में। देखो, पहली बात क्या कह रहे हैं कि कम से कम 18 देशों ने 10 वर्षों से अधिक समय में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को बनाए रखा है। कितने देशों ने? 18 देशों ने। अगला है अल्प विकसित देशों, यानी कि लीस्ट डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं, अल्प विकसित देश हैं, और छोटो द्वीपीय जो विकसित देश हैं, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस हैं, वे क्या, उनमें क्या है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से की तुलना में बहुत कम है। यानी कि अल्प विकसित देश और आइलैंड, जो छोटे आइलैंड कंट्री हैं, वे वैश्विक औसत से बहुत कम जो है कार्बन उत्सर्जन करते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। और कार्बन में क्या स्थिति है? कार्बन डाइऑक्साइड में 6.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य जो है उत्सर्जन होता है। और इसमें भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी से उत्सर्जित CO2 को शामिल नहीं किया गया। तो आप लोगों को याद रखना है कि भूमि उपयोग या भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी से जो कार्बन का एमिशन होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये अगला है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाले 10% परिवार वैश्विक स्तर पर परिवारों द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन में अनुपातिक रूप से सर्वाधिक योगदान करते हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाले कितने परसेंट परिवार? 10% परिवार वैश्विक स्तर पर परिवार द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अनुपातिक रूप से जो है सर्वाधिक योगदान करते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा थोड़ा सा अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के प्रति। देखो, यहां पर एक बड़ी बहस दुनिया के देशों में देखने को यह मिलती है कि जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, जिसमें भारत, चाइना तो हालांकि अब विकसित देशों में गिनती होती है, लेकिन चाइना भी अपने आप को विकासशील देश ही मानता है, ठीक है। तो जो अल्प विकसित या द्वीपीय राष्ट्र या विकासशील देश हैं, वे दोस्तों हमेशा कार्बन उत्सर्जन विकसित राष्ट्रों से कम ही करते हैं। उसका कारण क्या है कि जब आप पश्चिमी देशों में, जिनको हम विकसित देश कहते हैं, जब हमारा ग्लोब देखेंगे पृथ्वी का, तो उसके उत्तरी हिस्से के देश लगभग विकसित देशों में गिनती आती है उनकी। जैसे आपका जापान हुआ, आपका अमेरिका हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब एक विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। तो ये देश क्या है, इनके यहाँ बहुत जल्दी औद्योगिकीकरण स्टार्ट होता है। तो यूरोप में आप जानते हैं कि औद्योगिकीकरण सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो वहां पे क्या होता है कि बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सारी वहीं पे लगाई जाएंगी। तो इसलिए जो कार्बन का या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है तो वहां पर ज्यादा होगा। तो वो हमसे हमेशा जो है ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में हमेशा आगे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब अगला मानदंड है वर्तमान नीतियां। पेरिस COP21 के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। तो वर्तमान नीतियां पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। ये मापदंड कह रहा है कि जो अभी वर्तमान में जो नीतियां देशों द्वारा अपनाई जा रही हैं, वह जो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में जो जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनमें अभी जो नीतियां हैं उन लक्ष्यों के लिए अपर्याप्त है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि नीतियों को मजबूत किए बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2025 के बाद बढ़ने का अनुमान है, और इसमें 21वीं शताब्दी यानी कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत भयावह जो है आंकड़ा है कि 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो, जबकि हम कहां 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस तक की जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उस रफ्तार से 2050 और 2070 तक नेट जीरो होंगे पूरी दुनिया में, तब जाके हम 2050 तक होंगे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला आंकड़ा अचीव करेंगे, और 2070 तक होंगे
तो 2 डिग्री सेल्सियस वाला आंकड़ा अचीव करेंगे। लेकिन फिलहाल जो नीतियां अपनाई जा रही हैं वह तो ये कहा जा रहा है कि सदी के अंत तक 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक दुनिया के लिए बहुत भयावह आंकड़ा है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन से ग्रीन हाउस गैसों का जब उत्सर्जन होता है तो जलवायु क्या होती है कि जलवायु एक लंबे समय में कई सदियों में, कई सालों में मौसम के पैटर्न में हुए महत्वपूर्ण बदलाव को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसों का हम उत्सर्जन कर रहे हैं, धुआंधार विकास के लिए जो हम लालायित हैं, वो हमारे लिए एक भयावह मंजर पैदा कर रही हैं। तो इसके लिए 2015 के अंदर सभी देश पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मिले थे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए विभिन्न रणनीतियां बनाई। लेकिन फिलहाल आप रिपोर्ट के अंदर ये बात कही जा रही कि विभिन्न देशों द्वारा जो रणनीतियां अपनाई जा रही हैं वह बहुत कम है, अपर्याप्त हैं, और वो अगर इन रणनीतियों पर काम किया गया तो इस सदी के अंत तक हम 3.2 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएंगे तापमान में। और तापमान में जब इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी तो आप जानते हैं कि आइस जो सेल्फ होता है वो पिघल जाएगा। उसके बाद जो बर्फ पिघलेगी जब तो बर्फ की शीट्स पिघलेंगी, तब क्या होगा कि जो समुद्र का तापमान जो स्तर है, जल स्तर है, वो बढ़ेगा। और कहीं न कहीं जो द्वीपीय राष्ट्र हैं उनके लिए उनके जलमग्न होने का भी खतरा होगा और बायोडायवर्सिटी पर भी बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ने की जो है पूरी मतलब पड़ेगा ही, कोई संभावना वगैरह नहीं है, एक खतरा है मान लीजिए आप। ठीक है। और आगे अब बात की गई है जलवायु वित्त की, क्लाइमेट फाइनेंस की। तो क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर कहा गया कि वित्त की उपलब्धता 2030 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक या 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 3 से 6 गुना तक कम है। तो क्लाइमेट फंड की जो बात की जा रही थी, क्लाइमेट फंड जो विकासशील देशों को या अविकसित राष्ट्रों को या आइलैंड नेशंस को विकसित देशों द्वारा प्रोवाइड कराना था ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, वह भी अपर्याप्त है। तो ये भी एक चिंता का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन वादा करते हैं कि आपसे फिर किसी एक नई क्लास में इस लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत मुलाकात होगी। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और ये जो है PT 365 का अपना डिस्कशन आपको कैसा लगा और आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या कैसे होगा, ये आप लोग हमें जरूर बताएं। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा, भर भर के मैसेज कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। और साथ ही दोस्तों, चैनल के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर डेली बेसिस पे द हिंदू और PIB का आपको हिंदी में करंट अफेयर्स उपलब्ध कराया जाता है डेली बेसिस पे। तो उसको आप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल आप सबके लिए बहुत लाभदायक है और कई लोगों की प्रतिक्रियाएं अच्छी आ रही हैं। टेलीग्राम चैनल लोग धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको लाभ मिल रहा है। तो आप लोग भी इस लाभ से वंचित बिल्कुल ना होइए और जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी पसंद आई। लक्ष्य सीरीज की ये पहली वीडियो है। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।